नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम बात करने जा रहे हैं संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र का पहला संग्राम अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इसके पहले ही दिन जो हंगामा देखने को मिला, उससे इस सत्र में का माहौल कैसा रहेगा ये इसका अंदेशा मिल गया है। पहले ही दिन विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तख्तियां लहराना सदन की परंपरा नहीं, कार्यवाही चलने दें। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। एक बार नहीं, कई बार स्थगित करनी पड़ी और यही स्थिति राज्यसभा की भी रही। राज्यसभा में इसी तरह का हंगामा होता रहा और सदन की कार्यवाही चल नहीं पाई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज दिन भर कुछ खास नहीं हो पाया, हंगामा ही होता रहा। नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर अनशन चल रहा था। अनशन पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, उन्हें हटाया गया था कल और अस्पताल पहुंचाया गया था। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि उसके बाद अभिजीत दीपके वहां पर बैठे, वो उन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक ने उनसे अपना अनशन खत्म करने के लिए कहा और उसके बाद वहां से उठ गया। लेकिन पहले से एक कार्यक्रम तय था कि संसद भवन कब तक मार्च किया जाएगा, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन जो स्थिति थी उसको देखते हुए वहां पर पुलिस ने पहले उन लोगों से अपील की थी और उसके बाद फिर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके बाद थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और इसी बीच सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शाम होते होते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने बातचीत के लिए बुलाया और फिर उन्होंने अपनी मांग का जो ज्ञापन था, मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा को लिखित ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें रखी, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी शामिल है। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी। कहा कि अगर 3 में से एक भी शर्त पूरी होती है तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। उनकी मांगों में शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी तय करना और संसद में शिक्षा सुधार का मुद्दा उठाने का भरोसा शामिल था। तो कुल मिलाकर ये हम बता रहे हैं कि आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा और सरकार कोई काम नहीं करवा पाई वहां जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान, क्योंकि सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष ने मोर्चा खोला था। अब यही है सवाल कि क्या आने वाले दिनों में इस सत्र के दौरान सरकार अपनी जरूरी विधेयकों को, बिलों को पास करवा पाएगी या नहीं। आज चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, समझेंगे कि हाँ कैसा रहेगा मॉनसून सत्र। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आ गए और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लहराना शुरू कर दिया। संसद वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि विपक्ष को पता ना हो कि प्रश्नकाल में सांसद अपने अपने सवाल पूछते हैं, लेकिन सियासत जो न कराए वो कम है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर
स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की परंपरा का पालन करने की अपील की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तख्तियां लहराना सदन की परंपरा नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही चलने दें, सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी सांसदों पर स्पीकर की अपील का कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। सवाल यही है कि इस हंगामे से जनता को क्या मिला। वैसे आज के हंगामे का ट्रेलर सर्वदलीय बैठक में ही मिल गया था। 18वीं लोकसभा का 9वां संसदीय सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सवाल यही है कि इस दौरान जनता के मुद्दे उठेंगे या सिर्फ सियासी शोर सुनाई देगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है कि मॉनसून सत्र बहुत फायदेमंद साबित होगा। सवाल यही है कि आखिर विपक्ष बिना शोर के जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों संसद की कार्यवाही चलती है या फिर हंगामे की भेड़ चढ़ती है। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और पहला दिन हंगामेदार रहा। संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ, कुछ काम नहीं हो पाया और फिर दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर संसद के बाहर भी विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था। सीजेपी का आज संसद मार्च का ऐलान किया गया था और उनके साथ भी विपक्ष वहां पर खड़ा हुआ दिखाई दिया और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारे भी लगे। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी वहां पर दिखाई दी। उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए और इस दौरान तनाव की भी थोड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसके बाद। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये पूरी जो मांग है सीजेपी की, ये मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए, जवाबदेही तय की जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या उन्हें सरकार बर्खास्त करे, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। तो ये उनकी मांगे थी और इसको लेकर चल रहा था करीब 21 दिनों तक। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे जंतर मंतर पर, फिर उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और इस बीच अभिजीत दीपके जो है वो वहाँ पर बैठे, लेकिन वो भी आज सोनम वांगचुक के कहने पर उन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ से जो प्रदर्शन था उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। बहरहाल इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया गया और 2 लोग वहाँ पर गए हुए थे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा से, जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत हुई और आशान्वित होकर बाहर निकले। उन लोगों ने कहा कि सरकार के समक्ष उन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है, अपनी मांगें रख दी हैं और सरकार ने कहा है कि इस पर वो विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक तरह से अब सवाल ये है कि क्या सीजेपी के आंदोलन यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद पेपर लीक की समस्या के समाधान होने की उम्मीद बढ़ी है? एक चीज। दूसरी चीज ये कि दूसरा सवाल है कि सीजेपी से बातचीत का जो आमंत्रण मिला सरकार की तरफ से सीजेपी के नेताओं को और वो वहां पर गए, जेपी नड्डा से बातचीत की, तो सीजेपी से बातचीत कर विपक्ष का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या सरकार को एक तरफ से यहां से थोड़ा सा स्पेस मिल गया है? और इसके साथ ही कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो कई ज़रूरी विधेयक होते हैं जिनको पास कराना होता है और कुछ सरकार अपनी तरफ से कुछ बिल लेकर आती है, उसको पास कराना होता है। तो क्या ये बिल पास हो पाएंगे? जो स्थिति विपक्ष के विरोध की दिखाई रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि सीजेपी का जो प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष उसका समर्थन कर रहा है और विपक्ष की जो मांग है उस मांग को लेकर सदन के अंदर चर्चा सरकार कराने के लिए तैयार है, क्योंकि स्पीकर कह रहे हैं
कि सबको समय दिया जाएगा, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो क्या भरोसा विपक्ष करेगा संसद की कार्यवाही इस मॉनसून सत्र के दौरान सही ढंग से चल पाएगी, या फिर हंगामे की भेंट मॉनसून सत्र भी चढ़ जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे अपने मेहमानों के साथ, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो मानसून का पहला संग्राम कैसा होगा अंजाम, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप बैंस जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। लग रहा है कि मानसून सत्र कामयाब रह पाएगा? मानसून सत्र में सरकार अपने बिलों को ला पाएगी और उस पर चर्चा करा पाएगी, उसको पास करा पाएगी? क्योंकि पहले दिन का जो आगाज है ना, वो दिखाई दे रहा है, उसे समझ आ रहा है कि अंजाम कैसा होगा इस सत्र का। नमस्कार आनंद जी और बाकी वक्ताओं को प्रणाम। देखिए, हमारा जो है के नेतृत्व में जो इतिहास है वो सदन में ऐसे मुझे आवाज एको कर रही है, किसको सही करा सकता है क्या? हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अपने पीसीआर को, जरा इनकी आवाज इको कर रही है प्रदीप जी की। हाँ सर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का यही लक्ष्य होता है कि सदन की कार्रवाई ठीक चले, जो प्रोटोकॉल में प्रस्तावित बिल है, जो लाइनअप है प्रॉपरली, जो उसका प्रोसेस है वो फॉलो हो। बाकी ये भी इतिहास रहा है कि विपक्ष किस तरह से पेश आता है पहले दिन, दूसरे दिन, और हर सदन चलने से पहले उनकी किस प्रकार की तैयारी होती है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। आज दिल्ली में इसका बखूबी एक नजारा देखा और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से जो है विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा था और कहां तक उनको किस प्रकार की सफलता मिली। आगे चर्चा में हम देखेंगे कि अभी कोई न कोई रिपोर्ट आप अपने दिखाएंगे जिसको लेकर के पता चलेगा, लेकिन आपके प्रश्न पे मैं वापस आता हूँ और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार जिन बिलों को लेकर के आई है, जो अपना शेड्यूल रखा है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करेगी। विपक्ष जो कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है एक तरह से, ये प्रदीप जी कह रहे हैं। कुमार अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है कुमार अमिताभ साहब आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जरा आप बताइए अपने अनुभव के आधार पर कि ये जो मॉनसून सत्र के पहले दिन की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर की तस्वीर जो है, क्या आपको लग रहा है कि मुद्दे ये बताए जा रहे हैं कि सदन के अंदर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा विपक्ष कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है? आपको क्या लग रहा है, क्या आपका अपना अनुभव है, या सिर्फ मुद्दा रखना चाहता है? नहीं चाहता है, केवल हंगामा चाहता है और सरकार की हर गतिविधि, हर कोशिश जो है उसको नाकाम करने के लिए हंगामा क्रिएट करना चाहता है। ये चाहता है कि संसद की सारी गतिविधियों को ठप रखा जाए ताकि सरकार कोई विधेयक पास ना करा पाए और आगे ना बढ़ सके अपने कार्यों के लिए। ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, टेक्निकली भी ये लोग बहुत ही, मतलब मुझे लग रहा है कि इन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर रखा है। सरकार को किसी भी मुद्दे पे संसद में रोकने के लिए, किसी भी बहस में बाध्य करने के लिए बहुत से नियम है, तौर तरीके हैं।
आप बहस के लिए प्रॉपरली आप अप्लाई कीजिए, सही नियमों के तहत आप एप्लीकेशन डालिए, तो आपको मिलता है मौका, कौन कहता नहीं मिलता है। लेकिन ये सीधा हंगामा कर रहे हैं। अगर सरकार ने भी कोई बहस रखी है, मुद्दा रखा है, तो उन मुद्दों पर अध्ययन करके आइए और वहां पर पटकिए सरकार को, खींचिए। संसद के अंदर तो बहस से आप कर सकते हैं ना भाई, उसके अंदर वो सड़क वाला हिसाब किताब, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, उछल कूद, प्ले कार्ड लेकर के दिखाना, ये सब सड़क पे जो धरना वगैरह करते हैं उस वक्त ये सब इस्तेमाल होता है। इनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। गलत मैदान में गलत खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सीधे तौर पे केवल और केवल जो है डिसरप्शन, उपद्रव और बाधा डालना, खेल होने ही नहीं देना है, ये इनका उद्देश्य है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि इनको पता ही नहीं है कि किस मैदान पे कैसे खेला जाता है। फुटबॉल खेलने के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पे बैट बल्ला लेके नहीं जा सकते भाई। संसद के अंदर संसद का तरीका है, वहां पे वो काम कीजिए ना। अभी हम ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें से कोई एक सदस्य चाह जाए तो लगातार इतना हंगामा करेगा कि कोई बातचीत हो ही नहीं पाएगी। तो उस तरीके से संसद के अंदर अगर 2-4 लोग भी हंगामा करेंगे तो कोई काम हो पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ये लोग यही उद्देश्य लेके चले हैं। इससे पता चलता है कि इनके पास रणनीति खत्म है, इनका थिंक टैंक जो है वो खाली हो गया है। वो सोच नहीं पा रहा है कि इस सरकार को किन किन मुद्दों पर कैसे कैसे रोका जाए। वो उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और इस सरकार में भी ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार रुक गया है। उनको निकालिए ना, डेटा के साथ, प्रॉपर डेटा के साथ सामने रखिए और एक्सपोज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है। और ये इसके बाद इसको लेकर फिर आपके पास लौटते हैं। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हर बार सर हम लोग जब चर्चा करते हैं, संसद का सत्र जब शुरू होता है तो पहले दिन खास तौर से हम लोग चर्चा करते हैं कि यही आगाज है तो अंजाम कैसा होगा। और आज एक बार फिर से सड़क से लेकर संसद के अंदर तक यही स्थिति देखने को मिली। अब बताइए कि क्या सरकार को घेरने के लिए, अब अमिताभ जी कह रहे हैं कि गलत मैदान में गलत रणनीति, गलत खेल ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन सड़क से संसद तक सरकार को घेरने के लिए जो एक रणनीति तैयार की गई विपक्ष के द्वारा या खुद ब खुद तैयार हो गई वो रणनीति, वो सरकार पर क्या भारी पड़ती दिखाई दे रही है? आपका एनालिसिस सर। आनंद जी, सर्वप्रथम आपको, अमिताभ जी को, प्रदीप जी को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जैसा कि अमिताभ जी ने कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। कहीं ना कहीं मेंटल बैंकरप्सी दिखाई दे रही है विपक्ष की। ये देश का दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा। किसी भी देश की रोबस्ट डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए केवल एक सशक्त सरकार नहीं चाहिए, एक एक्टिव अपोजिशन भी चाहिए जो उसको हर समय चक में रख सके। ये जिन मुद्दों को और जिस तरीके से उठा रहे हैं वो हास्यास्पद ही नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा विपक्ष इस तरह की मेंटल बैंकरप्सी पे पहुंच गया है कि वो सरकार को घेरने के लिए बचकाने हरकतें पे उतर आया है। ये जो जिस तरीके की चर्चा करें वो पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर सरकार को घेरने के लिए डाटा लाना पड़ेगा। और अब से पहले मैं आपको बताता हूं, ऐसे ऐसे नेता हुए जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जैसे, जब प्रधानमंत्री थे, सबसे सशक्त प्रधानमंत्रियों में से एक जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया जब उनके बिल्स के खिलाफ अपोजिशन के कुछ लीडर बोला करते थे तो नेहरू ये कहते थे कि हाँ, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो, परंतु जो तुम्हारी स्टडी है उससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिले। परंतु आज हमारा विपक्ष ऐसा नजर आ रहा है कि जो विरोध कर रहा है जस्ट फॉर द ऑपोजिशन। वो कोई रिसर्च नहीं कर रहा कि अगर तुम ये विरोध कर रहे हो उसके पीछे ठोक जो आपके पास वजहवाद क्या है, आपका काउंटर ऑफर क्या है, आप काउंटर सॉल्यूशन क्या देना चाहते हो देश के सामने, आप क्या पॉलिसी है आपके पास जो पक्ष नहीं दे पा रहा। तो ये सारे सवाल जब हम जैसा आम नागरिक पूछता है या इसकी उम्मीद विपक्ष से रखता है तो निराश
केवल निराशा हमें हाथ लगती है। और यही कारण है कि बीजेपी इलेक्शन दर इलेक्शन जीतती जा रही है। इसमें बीजेपी का हुनर कम और ये विपक्ष की एक तरीके से मैं आलस्य कहूं, मेंटल बैंकरप्सी कहूं, या ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते, केवल गिमिक्स के हाथ में। पता नहीं इनके एडवाइजर कौन है, इनको केवल गिमिक्स ही समझ में आती है, मेरे समझ के परे है जी। अब इनके एडवाइजर कौन है ये अभिषेक जी को भी नहीं समझ में आ रहा है, और अमिताभ जी तो कह ही रहे हैं कि कौन इनको बता रहा है और किस रास्ते पर ये जा रहे हैं, इनको खुद पता नहीं है। प्रदीप जी के पास जाएं, लेकिन एक अमिताभ जी आपके पास जरूर हम आना चाहेंगे, उसके बाद फिर प्रदीप जी से भी वो चीज हम समझेंगे। अब देखिए, दो बड़े मुद्दे इस दौरान आज पहले दिन विपक्ष की तरफ से उठाए गए, और वो लग रहा था पहले भी कि संसद में इसकी गूंज तो सुनाई देगी ही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, यूपी की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक, इसकी भी गूंज सुनाई दी। और नीट पेपर लीक का मामला, इसकी भी गूंज सुनाई दी। और उधर जंतर मंतर पर तो इसको लेकर हंगर स्ट्राइक पर सोनम बैठे हुए थे, और आज मार्च भी था। ये दोनों मुद्दे जो हैं, जरा ये बताइए कि भारी पड़ता दिखाई दे रहा है क्या, या विपक्ष ने ये क्या जो मुद्दा उठाया है ये रणनीति के तहत है, घेरने के लिए मजबूत मुद्दा है सरकार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल मजबूत मुद्दा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया कैसे जाए, संसद के अंदर इस मुद्दे पे कैसे खेला जाए, इनको पता ही नहीं है। इस पर सरकार को आराम से आप खींच सकते हैं और लगातार खींच सकते हैं इस पर। वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, वो मांग कर रहे हैं कि चर्चा हो इस पर। हाँ, चर्चा ये करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? वहां पे चर्चा करके ही आप चल सकते हैं। उछल कूद हंगामा कीजिएगा तो ठप हो जाएगी संसद। लोगों के अंदर आपके प्रति गलत धारणा बनेगी कि आप खिलाड़ी हैं ही नहीं, आप गलत लोग चुन लिए गए हैं संसद के लिए। फुटबॉल खेलना आता नहीं और फुटबॉल टीम में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे लोग तो एक्सपोज होकर बाहर हो जाएंगे ना। अगले चुनाव में उनको दिक्कत आएगी। जो लोग हैं इनको ऐसा लग रहा है कि तालियां बज रही हैं, वाह वाह हो रहा है, तो जैसे वो तमाशा ही नहीं होते हैं कुछ जमूरे टाइप का कुछ हरकत करके आप भीड़ में तो तालियां बटोर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप सही जगह पे जाएंगे ना, वहां पे खेल खराब हो जाएगा। कई बार आप देखते नहीं है वो काव्य गोष्ठियों में वो चुटकुले सुना सुना के तालियां बटोर लेते हैं, लेकिन वो कवि होते ही नहीं है, उनका काव्य होता ही नहीं है कुछ। वैसे ही ये है। अब जैसे कि बातचीत में आप किसी को दबा दें, लेकिन जब एग्जाम में पेपर लिखना पड़े तो सही आंसर लिखना आपको आता ही नहीं है। आप उछल कूद करके, तमाशा करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, तो आने वाले चुनावों में जनता इस बात को देखेगी कि भाई ये गलत खिलाड़ी हमने चुना था, अगली बार सही व्यक्ति को चुन के भेजना हमें, ताकि वो जाके वहां सही ढंग से बैठना, बोलना और सरकार की खिंचाई करना तो सीखे। जानता हो, करे। आप कर ही नहीं पा रहे हैं। जब आप सही ढंग से खिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो हंगामा तमाशा करके ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान अपनी जनता की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है, तो भारत की तरफ उनका ध्यान मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि भारत हमला करने वाला है और हम हमले से निपट लेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के खोखली हरकतें, अब समय बदल गया है भाई साहब। ये 70, 80, 90 के दशक की राजनीति नहीं है। इस सरकार ने, मोदी सरकार के आने के 5 साल होते होते राजनीति की दशा दिशा बदल गई है। अब आप मूर्ख बना के केवल रेवड़ियां बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कीजिएगा तो फेल हो जाइएगा। तो क्या प्रदीप जी आप लोगों की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना। 2019 में कांग्रेस हारी थी, याद रखना चाहिए उसको। जी प्रदीप जी, आप लोगों की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना कि ठीक है, विपक्ष के पास मुद्दे हैं। अब जैसे पेपर लीक हुआ तो इसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, सवाल पूछ रहा है सरकार से, और चाहता है विपक्ष के सदन के अंदर चर्चा हो इस पर। दूसरा जो मुद्दा है अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल सरकार से पूछ रहा है और जवाब मांग रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। सरकार की, सत्ताधारी दल की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि सदन की कार्यवाही चले और किसी भी तरह से सही ढंग से चर्चा हो, इसके लिए वो पूरी पहल करे।
सरकार भी क्या यही चाहती है क्या कि हंगामा हो और इस हंगामे से तो उसको फायदा ही मिलेगा? देखिए, अभी साथ में अमिताभ जी बोल रहे थे कुछ, उन्होंने कहा कि ये लोग पढ़ना लिखना भूल गए हैं, इनको यही नहीं पता सदन में आने वाला एक सांसद शुरुआत में उसकी एक ट्रेनिंग होती है कि सदन में कार्रवाई कैसे होती है, या अगर हम देखें तो 10वीं 12वीं तक का पढ़ा हुआ छात्र अगर वो नागरिक शास्त्र या फिर 80 का नागरिक शास्त्र पढ़ा होता है तो उससे ये पता होता है कि देश को चलाने के लिए 3 व्यवस्था है, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अब अगर सरकार जो है वो बोल रही कि भाई एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी अगर ज्यादा समय ले तो सदन में आप हल्ला करें तो बात समझ में आती है कि आप एसआईटी की जांच यानी जो प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उस पर तो आपको भरोसा है, लेकिन आप उसकी हिल्ला हवाली से आप परेशान हैं, ठीक है। आप बार बार चाहते हैं कि मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक नेतृत्व करता है। यदि एक डिवीजन कैबिनेट बनती है, कैबिनेट में संबंधित मंत्रियों का एक विभाग रिक्रूटेड होता है और वो कैबिनेट में सभी नेता बराबर के होते हैं, उनका मुखिया जो होता है वो नेतृत्व करता है, इसलिए उससे प्रधानमंत्री कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में ऐसा ही पढ़ाया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनका नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री होता है। तो अब अगर इनको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं समझ में आ रहा है या कार्यों का विभाग का वितरण नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? अगर विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा कि एक मैनेजमेंट होता है, हर पार्टी के अपने काम करने का एक तरीका होता है। अब भाई हम किसी सहयोगी के कार्य में हस्तक्षेप करें ना तो हम खुद अपना कार्य कर पाएंगे ना हम सहयोगी को कार्य करने देंगे, और प्रोवाइडेड कि हम एक ही विभाग में एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अब इनको बड़ा अफसोस होता है, 2 घंटा 14 मिनट तक अमित शाह जी ने मणिपुर के मुद्दे पे बोला था सदन में जब बातें हुई थी, लेकिन अब विपक्ष को ऐसे जिद है कि नहीं प्रधानमंत्री जी ही बोले। तो हो सकता है परिवारवादी पार्टियां, भाषावादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां के यहाँ इस प्रकार की परिणति हो, इस प्रकार का चलन हो कि हर जगह एक ही आदमी आकर के माइक संभालेगा, तो देखते हुए उनकी परेशानियां उनको मुबारक। ये अभी मैंने सर अभिषेक जी से भी और अमिताभ जी से भी मैं ये जो सवाल कर रहा था कि कितना प्रभावी होगा ये विपक्ष जो पूरा मामला उठा रहा है सदन के अंदर और सदन के बाहर। अभी तक तो आप जो जितनी पार्टियों का परिवारवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी सब पार्टियों को आप गिना रहे थे, उनके साथ आप लड़ रहे थे। अब तो एक नई पार्टी, कई पार्टियों को आपने कमजोर भी कर दिया, अब एक फिर से नई पार्टी आ रही है और उस पार्टी के बारे में जरा आप ये लोग बताएंगे कि उसका नाम जो है, क्योंकि नाम अभी तक तो पार्टियों का, सर आता हूं मेरा सवाल लेकर मैं आता हूं, क्योंकि नाम तो अभी तक पार्टियों की चल रही थी, समाजवादी के नाम से, कांग्रेस के नाम से, लोकतांत्रिक के नाम से, जनता के नाम से, राष्ट्रवादी के नाम से, लेकिन अब लगता है कि पार्टियों के, जैसे एक राही मासूम रजा का उपन्यास था और उसमें उन्होंने लिखा कि देश को आज़ादी मिली और हुआ कि जो महापुरुष हैं उनके नाम पर सड़कों को रखा जाए, सड़कें कम पड़ गई, महापुरुष ज्यादा हो गए, तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक लॉर्ड कॉर्नवालिस मार्ग, तो उसके आगे वाले चौराहे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग कर दिया जा रहा था। तो उसी तरह से अब से लग रहा है कि पार्टियों के नाम अब कम पड़ गए हैं, अकाल पड़ गया है, तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम आ गया। खैर, लेकिन वो भी एक पार्टी आपके सामने चुनौती बनकर आ रही है। प्रदीप जी, ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं आपके उस सवाल पे पूरी आपत्ति करता हूँ कि आपने कहा के साथ मैंने सुनने में गलती होगी कि आपने पार्टियों को तोड़ दिया है। तो अगर इस तरह का आपका सवाल था कि हमने पार्टियों को तोड़ दिया, तो मैं आपसे नहीं, तोड़ने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा कमजोर किया। अरे भाई, आप उधर से जब अगर आपकी तरफ आ रहे तो वो पार्टी तो कमजोर हो ही गई ना। ठीक है, ठीक है, हमने कमजोर किया है, तो क्या संबंधित पार्टी के पास संवैधानिक रेमेडीज नहीं है? अंग्रेजी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपके पास? क्या भारत में रहने वाले किसी नागरिक के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है? कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति जाके न्यायालय के समक्ष ये कह सकता है, आप डालिए, वाद डालिए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाद डालिए, तो हमारे जो अधिवक्ता परिषद है, जो हमारे अधिवक्ता है संबंधित पार्टी के, जिनका जो काम है वो आके जवाब देंगे। अब होता क्या है सर आनंद विजय जी की ये जो है अफवाह फैलाई जाती है, चर्चा में भी कुछ लोग थोड़ा सा तेज उठ के बोलेंगे और ये स्टेटमेंट दे देंगे, ना उस स्टेटमेंट का कोई आधार होगा, ना उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ होगा। बहरहाल आप कह रहे थे कि सड़कों का नाम और ये इतने तक का हो गया, नेता ज्यादा हो गए, और ये देखिए सर,
भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है। इसके पहले 55 वर्षों तक किसी दल ने शासन किया और उस शासन करने के बाद हमारे पास जब आया सत्ता का हस्तांतरण हुआ, हम लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आए हैं और हम जब चीजों को संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि अरे ये कल नई चीज हो रही है। सर कुछ नया नहीं हो रहा है, सब संविधान अनुरूप ही हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको अपने तरीके नहीं, आज सड़क पर जिस तरह की भीड़ थी, मेरा सवाल इसलिए था कि आज सड़क पर जिस तरह की भीड़ थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में, संसद मार्च में, उससे बीजेपी को कोई चुनौती मिलती दिखाई दे रही है? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने नीट मामले को लेकर, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और दूसरी पार्टियों ने जमकर इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज वो सभी पार्टियां उस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे खड़ी होती हुई दिखाई दी। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि क्या बीजेपी के सामने वो चुनौती बन रही है? जवाब दे दूं मैं? जवाब दे दूंगा? हाँ, जवाब दे दूं? हाँ। देखिए, पहले कहा जाता था कि ये कम्युनिस्ट जो है केवल टीवी चैनलों में और जेएनयू में बचे हैं, ठीक है, ये एक बात बोली जाती थी। ये जो आज का घटनाक्रम हुआ है, इसकी देखिए क्या होता है ना, हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है, किस प्रकार से वो करता है। तो दिल्ली के क्लास में तक आज तक मैं 1997 में मैंने 11वीं पास की थी, तब मुझे राजनीति साल तो पहली बार मैंने पढ़ा था, मुझे चीजें अक्सर दिखाई देती हो रही थी। तब से लेकर आज तक मैंने बहुत से देखे, समाचारों को फॉलो किया, लेकिन कोई भी जंतर मंतर से आज के कनाज प्लेस पर लोगों की भीड़ पे पत्थर नहीं मारता था, प्राइवेट गाड़ियों पे कोई पत्थर नहीं मारता था, कोई कितना भी बढ़ जाए, किसी पुलिस वाले पे जंतर मंतर में जाने वाले लोग, निर्भया कांड में भी हम लोग थे, वहां पे जो है किसी अकेले पड़े हुए दिल्ली पुलिस के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी पे किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया था। दूसरा बल प्रयोग होते निश्चित देखा है, लेकिन आज जो घटना हुई है, आप किसी की प्राइवेट कार तोड़ रहे हो, सबके कैमरे में है, अब सरकार उनको पकड़ के वसूली करेगी तो फिर उसकी स्थिति देखिएगा। तो ये जो आज की प्रक्रिया है ना, ये केवल वो जो डकली गैंग है, एसएफआई और ये पीएफआई ये जितना भी है, ये इनका प्योर कैरेक्टरिस्टिक है। ये लड़कियों को आगे कर देते हैं ताकि पुलिस अगर कोई कार्रवाई करे तो फिर इनको मौका मिले कि ये दिखाएं कि देखिए पुलिस ने औरतों पर जांच की है। और ये पूरे घटनाक्रम को आप देखें, ये सोनम वांगचुक जी की आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं कोई ऐसे मेरी टाइमलाइन पे रिपोर्ट आ गई थी, तो मैंने उसमें देखा कि भाई उपवास मैं कर रहा हूँ, मरने को मैं तैयार हूँ। ये तो अन्ना हजारे जी समझदार थे कि समय से पहले निकल लिए, दूसरे अन्ना हजारे जी बनने वाले थे। अगर और दूसरी बात ये एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ सर, शायद गाइड फिल्म आपने देखी होगी। गाइड फिल्म में जो कैरेक्टर है देवानंद जी, उन्होंने बीए किया था इंग्लिश ऑनर्स में, और वो जो है आर.के. नारायणन की कहानी पे आधारित वो फिल्म थी, वो एक उपन्यास पर आधारित वो फिल्म थी। तो उसमें वो अंत में कहता है, अरे मैं ही चोर हूँ, मैं ही ठग हूँ, लेकिन गांव वाले उसको जबरदस्ती जो है भगवान बनाए पड़े थे और वो चुपचाप बेचारा कैरेक्टर निकल लिया, मृत्यु लोक से निकल लिया वो। तो वो तो एक आधार है। सोनम वांगचुक जी यही कर रहे थे कि अरे मैं तो निकल लूंगा, मेरा क्या होगा। असल में क्या है कि एनजीओ को जमीन मिली थी, वो वापस ले ली गई, और आपके पास एनजीओ से जो बाहर से पैसे आते थे, भैया आप बता दीजिए ना, सही काम के लिए, विकास के लिए पैसे आ रहे तो कहाँ विकास किया ये बता दीजिए, कहाँ खर्चा किया ये बता दीजिए। अन्यथा अगर नहीं बताएंगे तो सरकार को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने हमारा दायित्व है और वो होके रहेंगी। आप कहीं ऐसा न हो पैसा मंगा रहे हो विकास पे और फिर आप जो है कुछ अन्य कारणों में लगा रहे हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो देखिए ये जो आज आपको दिखने को मिला, ये विपक्ष की कमजोरी का, उनकी विचार शून्यता का, उनके थिंक टैंक न होने का, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने आज देखिए, हम क्या थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल में जाते हैं। मैं सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का टीचर हूँ, तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है बच्चों को, फिर उनको बताया जाता है कि देखो ये प्रैक्टिकल है, यहाँ से बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मोटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एडार सिस्टम है, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी आपको कारों में भी है कि आप उससे कैसे कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे विपक्ष देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या है ना सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे एक मित्र है, कोविड के समय उन्होंने एक वेबसाइट बना दी थी। वो वेबसाइट में इसलिए था कि वो सब्जी डिलीवर करें, उनको पता चला कि सब्जी वालों को जाने, डिलीवरी वालों को जाने दिया जा रहा था, तो उन्होंने वो बना दिया। ठीक है। और वो बनाने के बाद एक बार उन्होंने लाहौर भी उठाया, 4-5 किलो सब्जी लेके डिलीवरी के नाम पे वो घूम के आए थे उसमें। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसमें है मनीष सिसोदिया जी सबसे आखिर में गए। ठीक है, ठीक है। अब जरा अभिषेक जी को भी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। अभिषेक जी ने पहले ही अब इस पूरे मामले के बारे में, जो अभी की विपक्ष की रणनीति है उसके बारे में उन्होंने बयान किया। लेकिन सर अब देखिए कि बीजेपी का अपना तर्क है, बीजेपी तो कह रही है कि भाई ये लोग कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो वहां पर दिखाई देते थे और अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाम होते होते ऐसा लगा
जो सरकार इन लोगों से डायरेक्टली बात करने से परहेज कर रही थी आज दिन भर तक, वहां पर बात नहीं हो रही थी, उन लोगों के प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं हो रही थी, बयानों के जरिए बात हो रही थी, वही सरकार के बड़े मंत्री, राज्यसभा में नेता, सदन के नेता जेपी नड्डा की बातचीत हुई उनके प्रतिनिधियों से, 2 प्रतिनिधि गए बातचीत करने। अब विपक्ष जो उसमें ढूंढ रहा था रास्ता, अब इससे सवाल आपसे ये अभिषेक जी कि सीजेपी से बातचीत करके विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ने से सरकार ने रोक दिया। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें मानना चाहिए कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन के नाम पे मुझे मजाक ज्यादा नजर आता है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, परंतु मैं काफी समय से आंदोलन देखे। हमने अन्ना हजारे आंदोलन में स्वयं पार्टिसिपेट किया। जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। मैं उस समय छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस समय हम उसमें भी एक्टिव रहे जी। परंतु हमने कभी भी पुलिस वालों के साथ अभद्रता नहीं करी। पुलिस वालों ने हमें लाठी चार्ज भी किया, हमारे ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, कई बार ऐसा हुआ। परंतु हम लोगों का जो लक्ष्य था, जिस चीज को लेके आंदोलन में बैठे, उसी पे निश्चित रहा। अब ये आंदोलन शुरू हुआ था नीट के छात्रों के नाम से। हम लोगों ने भी अलग अलग मीडिया चैनलों पे जाके अपनी जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती थी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, हमने सरकार को जितना कोस सकते थे, इस चीज के लिए जितना कटघरे में खड़ा कर सकते थे, वो किया हमने। परंतु ये आंदोलन जैसे शुरू हुआ और उसके बाद इसमें मेरा लिंग मेरा हक, LGBT, उसके बाद के नाम रहेगा अल्लाह का, सारे बुत तोड़े जाएंगे। ये एक दलित जो अपने आप को बौद्ध कहता है, अरेबिक में बौद्ध को ही बुत कहा गया है। तो ये कौन से बुत को तुड़वाने की बात कर रहे हैं अपने मन से? सो कॉल्ड अपने आप को दलित कहता है, बौद्ध कहता है वो व्यक्ति, और उसको ये नहीं पता कि अरेबिक में बौद्ध को बुत कहा गया। तो सारे बुत तोड़े जाएंगे, नाम रहेगा अल्लाह का। चलिए कोई नहीं, हमें कोई परहेज नहीं है इस्लाम से। फिर एक हसोड़िया बुलाया जाता है, जो हसोड़िया माता सीता का, माता श्री राम का मजाक उड़ाता है। चलिए, मतलब ये भी मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, परंतु देश के प्रति जिन लोगों ने आतंकवाद किया, जो चाहते हैं कि देश टूट जाए, बिखर जाए, अफजल गुरु के जो चेले हैं, जो शर्जिल इमाम, जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए, ये चिकन निक की जो बात करते हैं, राय जो खुल के आतंकवादियों के साथ, कश्मीरी आतंकवादियों के साथ तस्वीरें हैं, जो खुल के कहती है कि भारत ने इलीगल कब्जा किया हुआ है कश्मीर के। मेरी पढ़ाई जो 12th तक कश्मीर पे हुई है, मैंने देखे क्या हालात थे, मेरे आज भी दोस्त हैं वहां के। ये उन कश्मीरी आतंकवादियों को गांधी विद द गन कहते हैं, गांधीयन विद द गन। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि ये उन छात्रों के लिए नहीं आवाज उठा रहे हैं जो नीट से परेशान है। और अगर ये धर्मेंद्र प्रधान की क्षमता पे एज ए शिक्षा मिनिस्टर सवाल उठाते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नीट पे का जब जो सीट्स थी, जो मेडिकल सीट्स थी, जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आई, तो उस समय लगभग 53,000 सीटें थी। आज वो बढ़ के 1,36,000 के आसपास पहुंच गई हैं। क्या इसे सरकार की शिक्षा के ऊपर की गया योगदान नहीं कहा जाएगा? इससे पहले ये अभूतपूर्व ग्रोथ है। आज की तारीख में ऐसा शायद ही कोई जिला बचा हो जिसका, मतलब ऐसा लगता है कि 60 से 70% जिले देश के, खासतौर मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, जहाँ पे जो हेल्थ व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होने की संभावना दिख रही है और ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। तो नीट में मैं मानता हूँ लीक्स होती हैं, पहले भी होती आई हैं। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स आए थे यूपीएससी के, और यूपीएससी के नहीं, जो उस समय के जो स्टेट एग्जाम वो बोर्ड थे, तो छात्रों ने गुस्सा होके उसे यादव सिलेक्शन बोर्ड का नाम दे दिया था और बाकायदा बोर्ड पे लिख दिया था। और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज उस समय अखिलेश जी ने करवाया था, वो शायद लोग भूल गए हैं। इस सरकार की अगर किसी चीज में कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जो मैं करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सीखें। वो सीखे माननीय मुलायम सिंह जी से, किस तरीके से कार सेवकों को उन्होंने कार सेवा करने से रोका था। वही सेम चीजें आदर्श बना के उनसे सीखें। वही काम करें जो माननीय सोनिया गांधी जी ने रामदेव जी के साथ किया था।
इस तरीके से इन कॉकरोचों को, ये इन्होंने अपना नाम चुना कॉकरोच। देखिए शिवसेना जब पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने शेर चुना था, इन्होंने कॉकरोच चुना है। तो इनकी प्रवृत्ति कॉकरोच वाली है, गंदगी फैलाते हैं। ठीक है। इन्होंने हर वो चीज वहां पे की जिससे कि भारत का युवा उससे भिन्न हटा। और हम जैसा जो व्यक्ति जो इस शुरुआत में इनके साथ था, इनके समर्थन में था, परंतु धीरे धीरे इनके एजेंडे बदलते चले गए और हमको समझ में आ गया कि कहीं भी नीट के छात्रों के फेवर में धरना प्रदर्शन नहीं है। जी। और इस बीच हमारे साथ अंकुर भारती जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, पहला दिन सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर विपक्ष ने और आपकी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। अब जरा ये बताइए कि क्या सदन की कार्यवाही चले, जो सरकार ने अभी तक लिस्ट किए हैं बिल्स, विधेयक, उस पर चर्चा हो, उसमें कांग्रेस शामिल होगी, या जो जिस तरह का आज देखने को मिला उसी तरह का आने वाले दिनों में जो 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा वही दिखाई देता रहेगा? कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार एकदम पूर्ण रूप से अहंकारी हो चुकी है। आज सवाल विपक्ष का आवाज उठाने का तो बाद की बात है। इनको जिन लोगों ने जिस तर्ज पे वोट देकर सत्ता में लेकर आए थे, आप बताइए ना, 152 पेपर लीक हुए इनकी सरकार। जवाबदेही तय कौन करेगा? क्या कब तक वे विपक्ष के आड़ में, कब तक कांग्रेस को पूछ के ये अपनी जवाबदेही तय करेंगे? क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या? आप मुझे ये बताइए, जो छात्रों ने आत्महत्या की, उससे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाके कोटा में जाके उनके दर्द को कम किए। वो रिया थापा ने आत्मखुदकुशी कर ली थी, उसके पिता से मिलकर मंच पर उसकी आंसुओं को समझा। क्या सरकार को नहीं करना चाहिए था क्या? आप देखिए, आप कह रहे हो कि सदन चलने नहीं दे रहा है। अरे आप मूलभूत चर्चा करो ना। धर्म के नाम पर आपने वोट मांगा था, राम जी के नाम पे। जिस समय प्राण प्रतिष्ठान चल रहा था, उस समय आपने राम जी को बाल्य रूप दिखाकर मोदी जी खींच रहे थे, उनको हाथ से पकड़ कर ले जा रहे थे। तो क्या किसी की आस्था हाथ नहीं हुई? जब हनुमान जी को मोदी जी पतंग बना के उड़ा रहे थे, तो बहुत बड़े यहाँ पे जो लोग बातें बोल रहे हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई थी? और अभी देखे नवीन जी को लखनऊ में जिस तरह से हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा देकर जिस तरह से घुमाया गया, नचाया गया, क्या ये क्या दिखाना चाहते हो? अब बहुत बड़े धार्मिक हो, ऊपर से चढ़ावा चोरी किया, और ये तो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि चढ़ावा चोरी हुआ। उसके बाद जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये सवाल विपक्ष नहीं कर रहा है, ये सवाल वो अभिभावक कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गहने बेचकर अपने दुख तकलीफों को इस महंगाई के दौर में समेट कर उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। आज उनका पेपर लीक हो गया, और उसके बाद फिर आज भी देखिए, आपने कहा ना कि दोबारा पेपर हमने करा दिया। एक बिटिया कानपुर की है, आर्या सिंह करके, उसने कहा कि भाई हमारे ओमार सीट में बदले थे, पहले नंबर कुछ और आया, उसके बाद 540 नंबर आया एक बार देखा तो, और दूसरी बार जब देखा तो 167 ऐसे कुछ नंबर उसके आए हैं। तो सवाल के घेरे में क्या ये शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? आप बताइए ना। बिल्कुल है और इससे कोई इनकार नहीं करता। देखिए, अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा और उस पे कोई विरोध नहीं है। लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए, राहुल जी लगातार इसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन भी चलाती रही, कोटा भी गए, अभी एक और वहां उत्तराखंड में देहरादून में भी उन्होंने संवाद किया छात्रों के साथ। आ रहा हूं सर, तो देहरादून में भी छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया। कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को अपने हिसाब से लेकर चल रही थी, लेकिन इस बीच कॉकरोच पार्टी आ गई और जंतर मंतर पर धरना दे दिया और आप उनके साथ खड़े हो गए। तो क्या कांग्रेस उस स्थिति में नहीं थी कि इसको देशव्यापी आंदोलन बनाया जाए? अगर, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और उसकी क्या रणनीति ऐसी नहीं होती थी कि वही लोग आप ही लोग बैठ जाते धरना प्रदर्शन पर, हंगर स्ट्राइक पर? आप उनके साथ खड़े हो गए, कॉकरोच पार्टी के साथ, उनकी लड़ाई आप लड़ने लगे। सर मैं दे रहा हूँ आनंद जी, ये 3 मई 2026 को पेपर लीक का मामला आता है। राहुल जी के पास पहले पूरे आंकड़े, जहां जिन बच्चियों ने आत्महत्या की थी उसके आंकड़े निकाले गए।
फिर उसके बाद एक कार्यक्रम लाया गया जिसका नाम था छात्र की गूंज, और छात्र के गूंज कार्यक्रम कोटा में हमने इसलिए क्या हुआ ये, और आपने देखा होगा आनंद जी कि हमने ना तो कांग्रेस पार्टी का बैनर यूज किया और ना ही कोई राजनीतिक बात कही, ना ही अपने पार्टी के नाम लेकर वहां पर कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम उस समय छात्रों के दर्द के लिए गए थे, जो छात्रों का, वही मैं कह रहा हूं, मैं इससे इनकार, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने हिसाब से लेकर चल रहे थे, इस पूरे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप कांग्रेस जनता पार्टी के पास खड़े हो गए, विपक्ष उनके साथ खड़ी हो गई? ये इतने ताकतवर हो गए कि आपका मुद्दा छीनकर ये लड़ाई लड़ने लगे और आप उनके पीछे खड़े हो गए? ये नहीं, ऐसा ही नहीं है हाँ। कि मान लीजिए किसी का मुद्दा, ये मुद्दा पूरे देश का है सर, ना कि एकल किसी एक का है। अगर चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे कोई हो, चाहे हमारी दल का कोई भी हो, ये अब एकल किसी राजनीतिक दल की पार्टी नहीं है। ये मुद्दा देश का विषय है। अगर शिक्षा जैसी प्रणाली में अगर सुधार नहीं होगा, हो सकता है सर आपके बेटा पढ़ रहा हो सकता है जो अभी बोल रहे थे उनके बच्चे हो, भाई हो, अगर इन सबों का पेपर से वो हाथ हुए तो इसका जवाब उनको छात्रों को देना चाहिए था। हो सकता है अगर ये जवाब बेहतर अगर सरकार दे रही होती तो हो सकता है विपक्ष को मौका भी ना मिला होता, लेकिन अगर ये जवाब सही रूप से दिए होते और छात्रों के दर्द को समझे होते तो मुझे लगता है कि विपक्ष को मौका एकदम सवाल ही नहीं होता। विपक्ष कार्रवाई तो हो रही है ना, जांच हो रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ चल रही है, आखिर क्या चाहते हैं आप? चाहते अगर मान लीजिए कि कांग्रेस, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही दे देंगे तो क्या ये गारंटी है कि इसके बाद क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा, लीक नहीं होगा? नहीं, क्या गारंटी है कि उनके रहने पे ये पेपर लीक नहीं हो रहा है? तो वही तो बताइए, वही बात है। बात जो मेन तो है कि जहां लूपहोल्स है, छेद हो, उसको पहले पाटा जाए और वहां तक पहुंचा जाए। सवाल तो ये, आप भी तो यही चाहते होंगे। मेरा बस ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद उनसे संभल नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि नीट का पेपर यही लीक हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए के हो गए। कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति का इस्तीफा होता है तो फिर जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो उनके अंदर में शिक्षा मंत्री होते हैं वो वही तो इस्तीफा देंगे, लेकिन इनके में तो इस्तीफा का प्रावधान ही नहीं है। क्या सजा नहीं इनको मिलनी चाहिए क्या? अब बाकी लोगों का तो, और हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता अच्छा, ये बताइए कि सदन की कार्यवाही चल पाएगी या नहीं? कांग्रेस चलने देगी या नहीं? क्योंकि कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है मुद्दे देखिए विपक्ष। अरे भाई मैं उस शर्त पे सदन की कार्रवाई चलेगी जिस शर्त पे हमारी बातों को भी रखा जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या विपक्ष इस चीज की मांग कर रहा है? क्या नाजायज बात कर रहा है क्या? आज बताइए, चढ़ावा चोरी हो गया, इस पे मुद्दा नहीं है, नीट का पेपर लीक हो गया। लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए, सवाल ये है ना कि एक क्वेश्चन आवर सेशन होता है जिसमें जो सदन में चुनकर जाते हैं वो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने सामने जनता की समस्याओं को वहां पर रखते हैं, वही नहीं हो पाता है। कम से कम इतना तो हो कि प्रश्नकाल चल पाए, उसके बाद आप हंगामा कीजिए। प्रश्नकाल ही नहीं चलने देते तो ये तो दिखा रहा है ना कि हमारी मंशा क्या है। देखिए, ये मंशा ये है कि जब अपने हिसाब से आपने जो मुद्दा है, मुद्दा विहीन आप क्या कहते हैं बिल लेकर आए हैं, इस मुद्दा बिल पर आप चर्चा चाहते हैं, जो मेन मूलभूत जनता के मुद्दे हैं उसको क्यों नहीं आप उठाने दे रहे हैं? क्यों विपक्ष को इतना कमजोर कर रहे हैं आप? अगर आप ये बताइए, चढ़ावा चोरी, इस पे आपका मुद्दा नहीं दिखता, जो धार्मिक जो लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को आपने उसको कुचलने का काम किया। उसके बाद आप ये देखिए, जो ये शिक्षार्थी वहां पे जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको आप मार रहे हो लाठी डंडों से। अब एक तरफ आप, अभी तो यही लोग ये कह रहे थे कि एक तरफ आप खड़े हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने कार सेवा के दौरान राम भक्तों पर गोली चलाई और बाद में उसको डिफेंड भी किया, और दूसरी तरफ आप ये भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर आप ये कह रहे हैं। आनंद जी, हाँ, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे सर सुनो, भारतीय जनता पार्टी को उस समय अगर मुलायम सिंह यादव जवाबदेही थी तो इस समय जो जितनी चोरियां हुई है इसकी भी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी तय करे। क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी पीएम लेते हैं? क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ लेते हैं? जवाबदेही तय होती है ना। आज पेपर लीक हुआ तो स्वीकार करना चाहिए था कि हमारी पार्टी में हाँ सच में हमसे पेपर लीक हुआ। अरे पेपर लीक तो हुआ, इसको कौन डिनाई कर रहा है? इसको डिनाई तो कोई नहीं कर रहा है। सरकार, अगर आप भी सरकार में रहते, अगर ये ऐसा होता
तो फिर आप भी उस पर वही कार्रवाई करते, उसी तरह से कार्रवाई करते। इतने दिन क्यों लगे? आज बताइए 20 से आज 25 दिन 23 दिन हो गया, इनको अब जाके आप मिलने के लिए अपने आपकी तरफ से मंत्री जाके मिलने की मांग कहे कि ठीक है मिलने के लिए तैयार है, क्या है आपको उसी दूसरे तीसरे दिन नहीं अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक की मांग? ठीक है, जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए जल्दी से। अब वही मैंने पूछा था कि सरकार की तरफ से बातचीत हुई तो क्या विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ने से रोक दिया, ये मैंने पूछा था इन लोगों से। जवाब हमारे साथ जो कुमार अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक जल्दी से जवाब दे दीजिए। कई सारे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रदीप जी, बहुत छोटा सा जवाब, समय हो चला है। सदन में नहीं है, क्या सभी सांसदों का माइक बंद है? क्या उनको शून्यकाल कैसे होता है या सदन में आवाज कैसे उठाई जाती है ये नहीं पता चलता है? क्या सदन की मर्यादा इन लोगों को एकदम नहीं पता, ये भूल गए हैं? तो जनता के मुद्दे सदन में जाने वाले जनता के बीच के सवाल यही है कि जनता के मुद्दे क्या सदन के अंदर उठ पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये संसद का जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, पहले दिन की जो स्थिति है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि बड़ी मुश्किल होगी जनता के सवालों पर सदन के अंदर चर्चा होना, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। बहरहाल हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी संसद के अंदर, दोनों सदनों में, और जनता के वेलफेयर के लिए जो वादे किए गए हैं उसके बारे में चर्चा होगी और कानून बनेंगे, विधेयक जो आए हैं वो पास होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद अभिषेक अहलावत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमार अमिताभ जी, प्रदीप बैस जी और अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसून का पहला संग्राम कैसा होगा अंजाम में, आज इतना ही। लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।